रैन वहाँ पर मौजूद सारे के सारे वाटर मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन फिर भी उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें कहा जाता है कि तुमने सिर्फ 99 को मारा है, अभी भी एक बाकी है। रैन कहता है अब कौन सा बाकी है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो सारे के सारे वाटर मॉन्स्टर जो कि मर चुके होते हैं वो सारे जुड़कर एक वाटर मॉन्स्टर बनाते हैं जो कि उनकी स्नो क्वीन होती है। और अब रैन को स्नो क्वीन के साथ फाइट करनी है जो कि इस डंजन की बॉस है। रैन वैसे तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये भी एक हिडन बॉस है? मैंने तो सोचा था मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, लेकिन अब मैं इस हिडन बॉस का सामना कैसे करूंगा? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसे देखकर तो लगता है कि ये सारे के सारे आइस मॉन्स्टर्स को मिलाकर ये सिंगल एक बनी है, यानी कि वो सारे के सारे 99 और ये एक। रैन कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पता नहीं मैं इसको हैंडल भी कर पाऊंगा या नहीं। हालांकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सारे वाटर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने पर मेरा एचपी लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब तो मैं अपनी हीलिंग पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता। रैन अपने सिस्टम के अंदर जाता है और अपने पास देखता है कि शायद मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बॉडी को हील कर सकूं। उसके पास उसकी इन्वेंटरी में एक स्पेशल स्किल होता है जिसको हीलिंग थेरेपी कहते हैं। वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है। हील होने के बाद रैन कहता है पता नहीं मैं स्नो क्वीन से जीत पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फाइट करनी ही होगी। रैन स्नो क्वीन से कहता है चलो फिर जल्दी से इस बैटल को स्टार्ट करो और यहाँ पर आओ और मुझसे फाइट करो। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बहुत सारे अटैक्स को सरवाइव किया है, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो फिर आओ और आकर मार कर दिखाओ। अगर तुम उन सारे आइस मॉन्स्टर्स को मिलाकर बनी हो तो इसका मतलब तुम भी एक वाटर मॉन्स्टर हो और वाटर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट काम करता है। रैन कहता है तो इसका मतलब मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट तुम्हारे पर भी काम करेगा, मैं तुम्हें पत्थर बनाकर उसी वक्त तोड़ दूंगा। फिर रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को लेकर भागता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब जाते ही अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है और कहता है चलो अब जल्दी से पत्थर बन जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका पेट्रीफाई इफेक्ट स्नो क्वीन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। रैन कहता है शायद इसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा पेट्रीफाई का इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं किया। रैन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, मेरा पेट्रीफाई वाला इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। अगर मैं अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन का इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नॉर्मल अटैक्स यूज करने चाहिए? स्नो क्वीन भी रैन की तरफ देख और फिर अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए अपने पास आइस से बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बना लेती है। उसकी उस तलवार में से बहुत सारी पावर रिलीज हो रही होती है। रैन उसकी तरफ देखकर कहता है अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है और ये हिडन बॉस अपनी अल्टीमेट मूव को अभी से यूज कर रही है। स्नो क्वीन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिससे आसमान से बड़े बड़े आइस क्रिस्टल नीचे की तरफ गिरते हैं। रैन उन सारे आइस क्रिस्टल्स को डॉज करता हुआ पीछे की तरफ हट जाता है। रैन बड़ी मुश्किल से उन सबसे बचता बचाता इधर उधर भाग रहा होता है और कहता है इसका अल्टीमेट मूव तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपने आप को इन आइस क्रिस्टल से बचाना होगा, अगर मैं किसी एक के नीचे आ गया तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। रैन भागते भागते रुक जाता है और कहता है मैं कब तक इसके अटैक्स को इसी तरह भागते भागते डॉज करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कहता है मुझे कोई मौका देकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो उसके आइस क्रिस्टल से बचता हुआ भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और कहता है अभी मेरे पास चांस है। रैन अपने छोटे डैगर के साथ उसके पेट पर अटैक करता है और कहता है मैंने तो इसको हिट कर लिया। और साथ ही उसी वक्त दिखाते हैं स्नो क्वीन भी अपने पास एक छोटा ब्लेड बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। रैन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मुझे लगा ही था कि मेरे नॉर्मल अटैक्स इसके ऊपर काम करेंगे और सिर्फ नॉर्मल अटैक्स ही नहीं बल्कि स्नो क्वीन भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को निकाला था, इसने भी अपने पास एक बड़ी तलवार निकाल ली। रैन कहता है अगर मैं इसके ऊपर कॉमन अटैक से अटैक करता हूँ तो ये भी मेरे पर कॉमन अटैक करेगी, अल्टीमेट मूव यूज नहीं करेगी। रैन कहता है अब मैंने सिर्फ इतना सा काम करना है, मैंने इसके ऊपर कॉमन अटैक्स करने हैं लेकिन इसके अटैक से अपने आप को बचाना है क्योंकि अगर इसने मुझ पर अटैक किया तो मेरी एचपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। रैन उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। रैन कहता है अगर मैं अपने कॉम्बो मूव को यूज करता हूँ यानी अपने पंचीस और स्वर्ड को मिलाकर इसके ऊपर अटैक करता हूँ तो क्या पता मेरा कॉम्बो मूव इसके अल्टीमेट अटैक से ज्यादा पावरफुल बन जाए। और साथ ही रैन आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपने कॉम्बो मूव को यूज करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसके हाथ में उसका ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन होता है और दूसरे हाथ से वो उसका पंच मार रहा होता है। वो बार बार अपने कॉम्बो मूव को यूज करता है और साथ ही साथ उसकी गिनती भी चल रही होती है, यानी कि उसने पहले एक कॉम्बो यूज किया, फिर दूसरा मूव, फिर तीसरा, फिर चौथा और इस तरह वो करते करते बहुत सारे कॉम्बो मूव्स यूज करता है। यहाँ तक कि उसके काउंट को दिखाते हैं कि उसने 80 कॉम्बो मूव्स को यूज कर लिया है। नेक्स्ट सीन में वो 450 तक पहुंच जाता है और नेक्स्ट सीन में वो 4932 पर पहुंच जाता है, फिर 6731 पर पहुंच जाता है, यानी कि उसने इतनी बार उसके ऊपर कॉम्बो मूव को यूज किया है। रैन बार बार उसके ऊपर कॉम्बो मूव को यूज कर रहा होता है, यहाँ
यहाँ तक के वो 9099 पर पहुंच जाता है और लास्ट पर जाकर जब वो अपना 10,000 वाला कॉम्बो मूव यूज करता है तो उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने अपने फर्स्ट 10,000 कॉम्बो मूव्स को यूज कर लिया है, इसलिए तुम्हारा एक स्पेशल डेडली अटैक मोड एक्टिवेट हो गया है। साथ ही इस अटैक के बारे में बताया जाता है कि ये अटैक किस तरह काम करेगा। उसमें ये होता है कि जब भी तुम अपने दुश्मन पर अटैक करोगे तुम्हारे अटैक की जितनी भी डिफेंसिव पावर है वो 10% में कम हो जाएगी, लेकिन इस अटैक के साथ साथ तुम्हारी 1% हेल्थ भी कम होती जाएगी। रैन अपने नए स्किल को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है लगता है गॉड वाकई में मेरी साइड पर है, उसे भी लगा होगा कि मैं स्नो क्वीन को कैसे हराऊंगा, इसीलिए उसने मुझे एक नया स्किल दे दिया। चलो फिर इस डेडली अटैक स्किल को यूज करके देख कि मैं स्नो क्वीन को हरा सकता हूँ या नहीं। रैन स्नो क्वीन से कहता है चलो फिर अब देखते हैं तुम मेरे कितने ज्यादा अटैक्स को रेजिस्ट कर पाती हो। स्नो क्वीन भी उसकी तरफ देखती है और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रैन अभी उसके सामने खड़ा होता है कि स्नो क्वीन अपनी बड़ी सी आइस की तलवार निकालती है और उसकी घुमाते हुए रैन के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि रैन भी अपने डेडली अटैक मोड को एक्टिवेट करता है और वो जैसे ही तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है उसी वक्त रैन अपनी तलवार को घुमाता है और उसके एक बाजू को काट देता है। क्वीन का बाजू कटने के बाद वो भी चलाना शुरू कर देती है। रैन स्नो क्वीन से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? थोड़ी देर पहले तुम मुझ पर अटैक कर रही थी, अब मैं तुम पर अटैक करूंगा। लेकिन स्नो क्वीन अपनी पावर्स को यूज करते हुए इंस्टेंटली अपनी बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है और उसका बाजू फिर से नया वाला हो जाता है और साथ ही वो रैन की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है। अब रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास तो इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटी है, चाहे मैं इसकी कोई भी चीज काट दूं ये फिर से इसको रीजनरेट कर लेगी। मेरे पास डेडली अटैक होने का क्या फायदा अगर मैं इसको अटैक करके डैमेज नहीं पहुंचा सकता। क्वीन फिर से अपनी बड़ी सी आइस स्वॉर्ड को घुमाते हुए रैन के ऊपर अटैक करती है, जबकि रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। इस बार क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बार बार उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर रही होती है। रैन उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है मैंने तो सिर्फ अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम पर सिर्फ एक ही बार अटैक किया है, तुम मुझ पर बार बार अटैक क्यों की जा रही हो? स्नो क्वीन के लास्ट अटैक की वजह से रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। रैन कहता है इसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मुझे अटैक करने का मौका भी नहीं दे रही, अब मैं इससे फाइट बैक कैसे करूं? उसी वक्त वो फिर से ऊपर की तरफ जंप करते हुए रैन पर अटैक करने के लिए आती है और अपने बड़ी सी आइस स्वॉर्ड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जंप करती है, लेकिन रैन भी जंप करते हुए वहाँ से डॉज कर लेता है। स्नो क्वीन जो कि अपनी तलवार के साथ रैन पर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जंप करती है, उसकी तलवार ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। रैन कहता है ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, मुझे कोई ना कोई मौका देकर इस पर अटैक करना होगा। वो उसके ऊपर से पीछे की तरफ जंप करता है और घूमते हुए उसके सर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। रैन को लगता है कि शायद इसका सर काट देने की वजह से ये मर जाएगी, लेकिन रैन जैसे नीचे लैंड करता है उसी वक्त पीछे दिखाते हैं कि उसने दोबारा से अपने सर को रीजनरेट कर लिया होता है और साथ ही वो अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए फिर से रैन के ऊपर अटैक करती है। रैन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। स्नो क्वीन हवा में उड़ना शुरू कर देती है और अपना एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट करने वाली होती है। रैन कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये अपना स्पेशल स्किल एक्टिवेट कर देगी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, शायद मैं उस अटैक से ना बच पाऊं। स्नो क्वीन के हाथ में उसका आइस ब्लेड होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स उड़ रहे होते हैं। वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स को सामने की तरफ करते हुए रैन पर अटैक करती है और साथ ही अपनी तलवार के साथ भी उसके ऊपर अटैक करती है। रैन कहता है इस बार मुझे तुम्हें नॉकडाउन करना ही होगा। स्नो क्वीन जंप करते हुए अपनी बड़ी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि नीचे की तरफ से रैन भी ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन के साथ उसके साथ अपना ब्लेड टकराता है, जिसकी वजह से आइस क्वीन का आइस ब्लेड टूट जाता है और उसके आइस ब्लेड के टूटने के साथ ही स्नो क्वीन भी मर जाती है। हालांकि यहाँ पर स्नो क्वीन को मरते हुए ठीक तरह से दिखाया नहीं गया कि स्नो क्वीन को उसने मारा कैसे। स्नो क्वीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ उसके ब्लेड के टूटने से वो मर कैसे सकती है। नेक्स्ट सीन में बस रैन को दिखाया जाता है कि रैन ने स्नो क्वीन को मार दिया है और उसके पास विंडो भी ओपन होती है कि तुमने स्नो क्वीन को मार दिया है और साथ ही उसे कहा जाता है तुम्हें इस मिशन को पूरा करने पर रिवार्ड मिला है। रैन कहता है पता नहीं इस बार मुझे कौन सा रिवार्ड मिला होगा, पहली बार तो मुझे पेट्रिफिकेशन का स्किल मिला था, इस बार उसे वाटर एसेंस मिलता है यानी कि वाटर का स्किल मिलता है। रैन कहता है अब ये वाटर एसेंस क्या चीज है, इससे क्या होगा? साथ ही एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारा वेपन इसके लिए सूटेबल है, क्या तुम इसे अपने वेपन के साथ फ्यूज करना चाहोगे? रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, इसको मेरे ब्लेड के साथ फ्यूज कर दो। और थोड़ी ही देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुम्हारी फ्यूजन कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही उसे स्किल के बारे में बताया जाता है कि स्पेशल स्किल से क्या होता है। उसे बताया जाता है कि स्पेशल स्किल को यूज करने पर तुम्हारी हेल्थ 0.1% के हिसाब से बढ़ती जाएगी, यानी कि ये तुम्हारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए है, ना कि अटैक्स के लिए। रैन कहता है सिर्फ 0.1% के हिसाब से मेरी हेल्थ रिकवर होगी, ये तो बिल्कुल एक बेकार सा स्किल है, इसका मैं क्या करूंगा? रैन कहता है चलो ठीक है, वैसे भी ये मुझे फ्री में मिला है, कुछ ना होने से ये बेहतर है। 0.1% के हिसाब से भी हेल्थ बढ़ सकती है और वैसे भी इसका लेवल बढ़ सकता है, मैं कल को इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। रैन कहता है लगता है कि मेरे दोनों टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इस डंजन के अंदर इतना टाइम स्पेंड किया है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लगता है मैं इस डंजन से बाहर जा सकता हूँ। साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है ठीक है तुम इस डंजन से बाहर जा सकते
हो, तुम्हारे लिए रास्ता ओपन किया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद रैन उस डंजन के डोर से बाहर आ जाता है। रैन जैसे ही उस डंजन डोर से बाहर निकलता है, वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं। वो रैन की तरफ देखकर कहते हैं, वहाँ पर देखो, सामने से एक और हंटर निकल रहा है। लेकिन उस हंटर के साथ खड़ी लड़की उसे कहती है, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर तो कोई स्क्रैच भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी के सारे हंटर्स तो बहुत ज्यादा जख्मी है। रैन भी उन सब लोगों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लोग तो गिल्ड एसोसिएशन वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर हुआ क्या है? उन्हीं के पास एक हंटर खड़ा होता है जिसके बाजू पर पट्टी बंदी होती है। वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। रैन वहाँ पर अपने आसपास देखता है तो बहुत सारे ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि जख्मी हालत में होते हैं और मेडिकल केयर वाले भी वहीं पर मौजूद होते हैं और उन सबको ट्रीट कर रहे होते हैं। रैन कहता है, ये सारे नॉविस डंजन के अंदर जाने से जख्मी कैसे हो सकते हैं? एक नॉविस डंजन का डिफिकल्टी लेवल तो 0 होता है, फिर ये सारे इस डंजन के अंदर जाकर जख्मी कैसे हो गए? और वहीं पर एसोसिएशन के लोग भी खड़े होते हैं जो कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रैन कहता है, नॉविस डंजन के अंदर ये सारे लोग जख्मी कैसे हो सकते हैं? नॉविस डंजन की डिफिकल्टी लेवल तो 0 होता है। रैन अभी गेट के पास ही खड़ा होता है कि उसी वक्त एक हंटर चिल्लाता हुआ गेट से बाहर निकलता है और कह रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, और साथ ही वो वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। रैन उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है, इस हंटर के साथ क्या हुआ होगा? नॉविस डंजन के अंदर ये सारे कैसे जख्मी हो सकते हैं? वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होती है। रैन उसके पास जाता है और कहता है, चलो इस लड़की से पूछता हूँ। रैन उससे पूछता है, तुम नॉविस डंजन के अंदर जख्मी कैसे हो गई? क्या तुम मुझे बताओगी कि नॉविस डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम सब लोग जख्मी हो गए हो? वो लड़की उसे कहती है, लगता है कि तुमने इस बारे में नहीं सुना, थोड़ी देर पहले कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ था। हम लोग इस नॉविस डंजन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। रैन उसे कहता है, कैसा कुछ अजीब हुआ था? क्या हुआ था? लड़की उसे कहती है, कुछ घंटे पहले मैं अपनी टीम को लेकर इस डंजन के अंदर गई थी। हम सब लोग प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने के लिए गए थे क्योंकि हम सब लोग बहुत ही वीक हंटर्स हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि नॉविस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं और हम सब लोग उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ और वो मॉन्स्टर्स जो थे वो बहुत बड़े हो गए। हमारा सामना वुड एलिमेंटल्स के साथ हुआ था, यानी कि वो दरख्तों से बने हुए मॉन्स्टर्स थे। जो मॉन्स्टर पहले छोटे छोटे थे वो हमारे सामने ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बन गए और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहाँ पर हमारे सामने एक काला सा धुआं आ गया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, इसलिए हम सब लोग वापस आने वाले थे। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ से वापस निकलने लगे वो सारे मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे थे, तकरीबन 100 मॉन्स्टर्स होंगे। उन मॉन्स्टर्स के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हम में से कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। हम सब लोग वहाँ से सिर्फ भाग ही सकते थे और भागते हुए मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। हम सारे लोग उस डंजन के अंदर मरने ही वाले थे कि हमारी डंजन का टाइम लिमिट ऑफ हो गया और हम सब लोग अपने आप डंजन से बाहर आ गए। अगर डंजन का टाइम लिमिट ऑफ नहीं होता तो हम सब लोग किसी डंजन के अंदर उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते। हमें नहीं पता कि वहाँ पर ऐसा अजीब क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे सामने वो काला धुआं आया वो सारे के सारे छोटे मॉन्स्टर्स जो कि बहुत ज्यादा वीक थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़े जायंट बन गए। रैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अच्छा तो ये सब कुछ घंटे पहले हुआ है जब मैं डंजन के अंदर गया था। रैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस डंजन के अंदर जाने की वजह से डंजन का एवोल्यूशन मूड एक्टिवेट हुआ था और मेरे साथ जितने भी लोग डंजन के अंदर थे उन सभी को भी एवोल्यूशन मूड के मॉन्स्टर्स के साथ सामना करना पड़ा। रैन कहता है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं किसी टीम के साथ डंजन के अंदर नहीं जा सकता। आज के बाद मुझे अकेले ही किसी डंजन के अंदर जाना होगा। मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी कि जब मैं डंजन के अंदर जाऊं उस डंजन के अंदर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। रैन उस लड़की से कहता है, चलो ठीक है, तुमने मुझे सारी बात एक्सप्लेन की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। ये सब लोग एक गिल्ड की तरफ से हैं। वो सारे उन सब से कह रहे होते हैं, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। हंटर एसोसिएशन वालों ने हमारे गिल्ड को यहाँ पर भेजा है इस सारे केस को हैंडल करने के लिए। उन हंटर गिल्ड वालों का मैनेजर भी उनके साथ ही होता है। वो उन सब से कह रहा होता है, प्लीज साइड पर हट जाएं, हमें इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने दें। वो सारे हंटर्स उनको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो हांगटू गिल्ड वाले हैं। इस शहर में सबसे बड़ा गिल्ड इन्हीं का है, लेकिन इनके गिल्ड के पास सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर्स हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स को अपने साथ लेकर आए हैं। उनका मैनेजर अपनी टीम को मैनेज करते हुए कहता है, सारे हीलर्स जल्दी से आगे बढ़ो और जहाँ पर जितने भी हंटर जख्मी है उन सबको हील करो, जबकि अटैक टाइप वाले जितने भी हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ शामिल हो जाओ और इस डंजन के अंदर जाकर देखो अंदर क्या अजीब हो रहा है। रैन कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। रैन उन सब की तरफ देखता है और कहता है, चलो भी ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन रैन जैसे वहाँ से जाने लगता है उसके सामने एक लड़की और एक हंटर खड़े होते हैं। वो लड़की एक असैसिन टाइप की हंटर है और उस लड़की का नाम ल्यूमी है। वो उसे देखकर कहती है, ये तो हमारा पुराना दोस्त है। वो रैन का रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम भी इस डंजन के अंदर गए हुए थे, चलो फिर मुझे देखने दो, तुम्हारी बॉडी पर कोई चोट तो नहीं लगी? ल्यूमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम इस डंजन के अंदर अकेले गए हुए थे, लेकिन
लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम हो ही बहुत ज्यादा वीक हंटर के कोई भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता, कोई तुम्हें अपनी टीम में लेना नहीं चाहता। रैन उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है और उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। रैन लूमी को छोड़कर आगे चला जाता है। वो उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। रैन उसे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो उसे कहती है तुम्हें घर जाने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है, क्या तुम वापस अपनी मम्मी के पास जा रही हो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है ओ मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी मम्मी तो पहले से मर चुकी है। और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। उसकी बात सुनने के बाद रैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को निकाल कर जल्दी से उसकी गर्दन पे रख लेता है। लूमी क्योंकि खुद एक असैसिन टाइप की हंटर है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है लूमी उसको देख भी नहीं पाती। रैन उसे कहता है अभी अभी जो तुमने बकवास की है अपने अल्फाज को वापस लो और मुझसे माफी मांगो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। लूमी भी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये तो सिर्फ एक हीलर है, इतनी स्पीड तो असैसिन्स की हुआ करती है। रैन अभी उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख के खड़ा होता है कि उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ रैन पर अटैक करता है, लेकिन रैन जल्दी से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मैनेजर उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है और तुम यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पर नॉविस डंजन के एरिया में हम लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते, यहाँ पर हंटर्स की फाइट्स फॉरबिडन है, और अगर तुम मेरी गिल्ड मेंबर के ऊपर अटैक करती हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को भी वापस रख लेता है। रैन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये हांगटू गिल्ड वालों का मैनेजर है और ये भी एक हंटर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन कहता है ये इनके सारे डेली के अफेयर्स को मैनेज करता है, और अगर हंटर के तौर पर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ डायमंड रैंक पर है। रैन कहता है मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इसके गिल्ड के और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मिलकर मुझ पर अटैक कर सकते हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रैन कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रैन जाने से पहले उन सबसे कहता है मैं तुम सब लोगों की शक्लें दोबारा नहीं देखना चाहूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रैन जैसे वहाँ से जाने लगता है मैनेजर उसे कहता है जरा रुको तो सही, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर तुम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फाइट करना बैन है, लेकिन हमारे पास एक और जगह है जहाँ पर हंटर्स आपस में फाइट कर सकते हैं। लूमी भी उसे कहती है मैनेजर ने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों अरीना में जाकर फाइट कर सकते हैं, वहाँ पर अरीना में फाइट करना बैन नहीं है। लूमी आपस में सोच रही होती है मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, इसी वजह से इसने अपनी तलवार मेरी गर्दन पे रख ली थी, ये तो सिर्फ एक वीक हीलर है, ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। लूमी आगे बढ़ती है और रैन से कहती है तो क्या तुम मेरे साथ अरीना में जाकर फाइट करना चाहोगे। लूमी के साथ वाला हंटर उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक वीक से हीलर के साथ फाइट करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। रैन भी वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अरीना चलता हूँ, वहीं पर जाकर फाइट करते हैं। मैनेजर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इनके अरीना के बारे में बताया जाता है कि हंटर्स अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर हंटर्स आपस में फ्रीली फाइट कर सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करके एक दूसरे के साथ कम्पैट कर सकते हैं और अपने स्किल्स को जान सकते हैं। ज्यादातर हंटर्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं और कुछ हंटर्स यहाँ पर एक दूसरे से बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वैसे तो सिटी में फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन अरीना के अंदर आप लोग फाइट टू डेथ भी कर सकते हैं। अरीना में फाइट करने के दो रूल हैं, आपको पहले चूज करना पड़ेगा आप कौन से रूल से फाइट करना चाहेंगे। पहला फाइट टू डेथ है, यानी कि जब तक दूसरा हंटर मर नहीं जाता फाइट कंटिन्यू रहेगी, और दूसरा फ्रेंडली स्पार है जिसमें एक टाइम लिमिट होती है, आप अपने दोस्त के साथ फाइट कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह होता है। रैन हांगटू गिल्ड वालों के साथ अरीना के अंदर चला जाता है। रैन जैसे अरीना के अंदर जाता है वो अरीना में देखता है पहले से ही काफी सारे हंटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लूमी के साथ वाला हंटर उसे कहता है चलो जल्दी से चलो, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर खड़े होकर देख क्या रहे हो, पहली बार अरीना में आए हो क्या। लूमी अपने दोस्त से कहती है जरा इसके चेहरे की तरफ तो देखो, ये किस तरह डरा हुआ है, मुझे भी लगता है कि ये पहली बार अरीना में आया है, ये तो सिर्फ एक वीक सा हीलर है, ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है तो फिर तुम्हें इसके साथ आराम से पेश आना होगा, कहीं तुम इसको मार न डालो। रैन भी अपनी हुड उतार देता है। लूमी उसे कहती है क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग सकते हो, शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है। लूमी अपना डैगर भी निकाल लेती है और उसे कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। उसका दोस्त भी उसे कहता है हाँ लड़की तुम्हारे पास अभी एक मौका है, हमसे माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। रैन उसे कहता है नहीं मैं तुमसे फाइट करूंगा। उसी वक्त अरीना का मैनेजर आता है और उनसे कहता है मैं इस अरीना का मैनेजर हूँ, फाइट करने से पहले तुम दोनों को यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, और साथ ही मुझे तुम दोनों से ये भी जानना है कि तुम दोनों किस तरह के कंपटीशन को चूज करोगे। लूमी उस मैनेजर से कहती है हम सब लोग यहाँ पर फ्रेंडली मैच के लिए आए हैं, मैं इस लड़के को जरा तमीज सिखाना चाहती हूँ, मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि घुटने टेक कर माफी कैसे मांगी जाती है। और साथ ही वो दोनों फिर से हंसना शुरू कर देते हैं, लूमी और उसका दोस्त। फिर मैनेजर रैन के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम कोई अलग सी कैटेगरी चूज करना चाहोगे, कहीं तुम्हें इस सब से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। रैन उसे कहता है
हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे फ्रेंडली स्पार नहीं करना, मुझे फाइट टू डेथ चूज करना है। मैनेजर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कहता है तुम ऐसे ही फाइट टू डेथ चूज नहीं कर सकते, अगर तुम्हें फाइट टू डेथ चूज करना है तो तुम्हारे पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि हिडन बॉस से मिलता है। लूमी उसे कहती है लड़के लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, शायद तुम्हें अरीना के रूल्स के बारे में नहीं पता, बिना हिडन बॉस के एग्रीमेंट के तुम यहाँ पर फाइट टू डेथ नहीं कर सकते। जितने ज्यादा वीक हंटर तुम हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी एबिस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा और तुमने तो कभी हिडन बॉस को देखा भी नहीं होगा। रैन जल्दी से अपने पास से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालता है और कहता है क्या तुम सब लोग इसकी बात कर रहे हो। वो मैनेजर उस कागज के टुकड़े को उससे ले लेता है और कहता है हाँ हम लोग इसी एबिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट को देखते ही वहाँ पर जितने भी लोग दूसरों की फाइट देख रहे होते हैं वो सारे इस फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं उस लड़की के पास एक एबिस एग्रीमेंट है, इस फाइट को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लूमी उसे कहती है तुम्हारे पास एक हिडन बॉस का एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ अपने ब्रॉन्ज रैंक पर हो। उसका दोस्त भी चिल्लाते हुए रैन से कहता है तुम एक हिडन बॉस से कैसे फाइट कर सकते हो, तुम तो इतने ज्यादा वीक हो, लगता है कि तुमने इस एबिस एग्रीमेंट को किसी से चोरी किया है। लूमी भी यही कह रही होती है ऐसा नामुमकिन है, इसके पास एबिस एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। रैन उस मैनेजर से कहता है मैंने तुम्हें एबिस एग्रीमेंट दे दिया है, अब क्या मैं इसके साथ फाइट टू डेथ कर सकता हूँ या नहीं। मैनेजर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके साथ फाइट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ये एग्रीमेंट होता है तो दूसरी साइड वाले को मजबूरन तुमसे फाइट टू डेथ करना पड़ती है। मैनेजर उनसे कहता है मैं तुम दोनों के डेटा को पहले सिस्टम में अपडेट कर दूं और उसके बाद तुम दोनों फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर अरीना का मैनेजर उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसी फाइट चाहते हो। लूमी कहती है कि मुझे एक फ्रेंडली स्पार करनी है, मैं इसको सबक सिखाना चाहती हूँ, जबकि रैन उसे कहता है मुझे इसके साथ फाइट टू डेथ करनी है। ये सुन के वो लूमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सारे के सारे लोग ये फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं क्योंकि वो फाइट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में लूमी सोच रही होती है इसके पास ये एबिस एग्रीमेंट कहाँ से आ सकता है, इसे डंजन के अंदर हिडन कैसे मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसने किसी से ये चोरी किया है। ये लड़का तो एक वीक सा हीलर है, हम सब लोग इसे सालों से जानते हैं, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फाइट देखने वाले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपने दोस्तों को भी बुला रहे होते हैं जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, फाइट टू डेथ होने वाली है। जो लोग वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं वो भी अपनी फाइट छोड़कर इनकी फाइट देखने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग इस चांस को मिस नहीं करने वाले, फाइट टू डेथ देखने में बहुत ज्यादा मजा है। उनमें से एक कहता है मैं पहली बार फाइट टू डेथ का मैच देखने वाला हूँ, चलो देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से ये दोनों फाइट टू डेथ कर रहे हैं। दूसरा कहता है लगता है कि डंजन के अंदर ट्रेजर की लूट को लेकर कोई मसला होगा और फिर मैनेजर उन दोनों के स्टेटस को अपडेट कर देता है, यानी उन दोनों की पिक्चर के साथ उनका सारा स्टेटस बताया जाता है कि कौन कौन दो लोग फाइट करने वाले हैं। तो उनके उस स्टेटस के मुताबिक एक तरफ हमारा रैन है जिसने अभी तक एक भी अरीना फाइट नहीं की हुई और ना ही कोई जीती है और ना ही कोई हारी है, जबकि दूसरी तरफ असैसिन टाइप की लड़की जिसका नाम लूमी है जिसने टोटल 18 बार इस अरीना में फाइट किया है, जिसमें से 16 जीती है और 2 ड्रा हुई है और एक भी नहीं हारी। लूमी उससे कहती है अब तुमने जबकि मेरे स्टेटस को देख लिया है, क्या तुम्हें पता चला कि मैं कितनी बार जीत चुकी हूँ। अगर तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है फाइट टू डेथ मैच के लिए तो फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगी। वो सारे लोग जो कि फाइट देखने के लिए आए होते हैं वो उनके स्टेटस देखने के बाद कहते हैं ये लड़का तो एक हीलर है, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, एक हीलर किसी असैसिन के साथ कैसे फाइट कर सकता है। हमें तो लगा था ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इस फाइट को देखने में कोई भी मजा नहीं है, हम सब लोग वापस जा रहे हैं, ये लड़का तो बस यहाँ पर मरने के लिए आया है, ये फाइट तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लूमी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने वेपन को सामने करते हुए कहती है छोटे लड़के तो फिर मैं इस फाइट को स्टार्ट करने वाली हूँ। लूमी अपना डैगर निकाल लेती है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, जबकि रैन उसे कहता है तुम सब लोग बहुत ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते कैसे मैं फाइट करता हूँ। रैन अपना ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन निकाल लेता है और उसे कहता है चलो जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करके दिखाओ। लूमी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लूमी क्योंकि एक असैसिन टाइप की हंटर है इसलिए वो बड़ी स्पीड के साथ स्टार्ट लेती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जबकि वहीं पर इस मैच को देखने वाले लोगों की भीड़ में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जाओबाई है। लड़की मैच के स्टार्ट होते ही अपना फोन निकालती है और अपने गिल्ड मास्टर को फोन करती है। वो अपने बॉस से कहती है बॉस ये मैं हूँ जाओबाई, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी। इस साथ ही वो बॉस से कहती है मैच तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर जो ओपोनेंट्स हैं उनमें से एक लड़का ब्रॉन्ज रैंक का है और वो एक हीलर है, मुझे नहीं लगता कि वो असैसिन के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा, क्या हमें इस मैच को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं। उसकी बॉस उसे कहती है चलो जल्दी से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना। जाओबाई अपने बॉस से कहती है अच्छा ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ और जाकर इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग को करती है, वो इस सब की लाइव रिकॉर्डिंग करने वाली है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है। और फिर साथ ही सभी लोगों के मोबाइल में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उन सब से कहती है मैं हूँ आपकी टैंक जाओबाई, कि आपको अरीना से एक लाइव मैच दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैच को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा।
सारी की सारी जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है। लूमी उसे फिर से कहती है, मैं तुम्हें फिर से एक चांस दे रही हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। रैन उसे कहता है, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। लूमी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। लूमी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो एक असैसिन टाइप की हंटर है, इसलिए असैसिन्स के पास स्पीड होनी चाहिए। लूमी कहती है, थोड़ी देर पहले इसने मेरी गर्दन पर तलवार रख ली थी, मुझे नहीं पता इसने कैसे किया, लेकिन इसकी लिमिट है। मैं एक असैसिन टाइप की हंटर हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास मेरी स्पीड है। लूमी बड़ी स्पीड के साथ रैन के कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ जाती है, यानी कि वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हंटर्स जो कि हीलर लेवल के होते हैं वो सारे कचरा होते हैं, वो लोग असैसिन के साथ मैच अप नहीं कर सकते, तुम तो मेरे शैडो को भी नहीं देख पाओगे, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है। रैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा है। जबकि लूमी सोच रही होती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अटैक करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस इसके पास रहेगा। लूमी बड़ी स्पीड के साथ उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करती है जिसका नाम बैक स्टैब होता है। और यहीं पर बैक स्टैब के बारे में बताया जाता है कि बैक स्टैब से होता क्या है। बैक स्टैब में ये होता है कि उसे सिर्फ बैक साइड से अटैक करना होता है और इसकी वजह से उसकी अटैक पावर 15% तक बढ़ जाती है और साथ ही उसका जो टारगेट होता है वो 1.5 सेकंड्स के लिए वहीं पर स्टन हो जाता है, यानी कि अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लूमी अपने दोनों डैगर्स को लेकर बैक स्टैब करती है, लेकिन हमारा हीरो वहाँ से साइड पे हो जाता है, यानी कि वो उसे डॉज कर लेता है। देखने वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने अभी भी बैक स्टैब को डॉज कर लिया? आखिर एक हीलर इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है कि ये एक असैसिन की बैक स्टैब को डॉज कर सके? लूमी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने मेरे बैक स्टैब मूव को पहले से देख लिया था? लेकिन ये तो सिर्फ एक हीलर है, इसके पास इतनी स्पीड नहीं है। रैन जो कि उसके पीछे खड़ा होता है उसे कहता है, तो ये तुम्हारी स्पीड है जिसके बारे में तुम बहुत बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही थी, तुम्हारी ये स्पीड मेरे सामने तो गूंगे की स्पीड से भी कम है। लूमी उसकी पावर लेवल को महसूस करते हुए कहती है, ये तो सिर्फ अपने ब्रोंज लेवल पर है। और साथ ही वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, लड़के इस बार तुम बहुत ज्यादा लकी थे जो तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं हो पाएगा। साथ ही वो अपनी और उसके स्टेटस के बारे में देखती है और उसका लेवल और उसकी स्ट्रेंथ को देखती है। हालांकि रैन का लेवल उससे ज्यादा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वो एक हीलर है। असैसिन टाइप के सामने उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा कम है। लूमी उसे कहती है, मैं तो अपने वेपन्स के बिना भी अपनी स्ट्रेंथ से इसको क्रश कर सकती हूँ। वो अपने दोनों डैगर्स को पीछे की तरफ कर लेती है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा रैंक इससे हाई है, ये ब्रोंज रैंक पे है, मैं गोल्ड रैंक पे हूँ। वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और रैन को एक जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन रैन उसके पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे पंच में तो जरा भी दम नहीं है। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूमी उसे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने रैंक को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं हो? जनता भी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है, हीलर इतना ज्यादा कमजोर लगता नहीं है, एक असैसिन के पंच को रोकना इतना भी आसान काम नहीं। लगता है कि ये हीलर एक फॉल्स रैंकर है, ये हमें सिर्फ इतना दिखा रहा है कि ये ब्रोंज रैंक पे है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो गोल्ड रैंक से भी ज्यादा है। लूमी रैन से कहती है, लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम एक फॉल्स रैंकर हो तो तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, अगर मैं तुम्हारे सामने सीरियस नहीं होती तो मैं तुम्हारे हाथों से मारी जाऊंगी। और साथ ही वो अपनी इनेट एबिलिटी जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी होती है को एक्टिवेट करती है, जो कि ब्लड मिस्ट होती है, जहाँ फिर उसे मिस्ट ऑफ डिसेप्शन भी कह सकते हैं, धोखे की मिस्ट। जैसे वो उस मिस्ट को रिलीज करती है, एक ब्लड कलर की मिस्ट वहाँ पर फैल जाती है और वो रैंक को कवर कर लेती है। लूमी उसे कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक फॉल्स रैंकर हो, चाहे तुम्हारा रैंक कितना भी क्यों ना हो, एक बार मैंने अपनी इनेट एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद तुम इससे नहीं बच पाओगे। रैन उसके मिस्ट में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारी मिस्ट तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे ये बहता हुआ पानी हो। फिर वो अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को सामने की तरफ करते हुए कहता है, सॉरी पर तुम्हारी ये इनेट एबिलिटी मेरे सामने बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये एबिलिटी नहीं, ये तो कचरा है। और साथ ही वो अपने पेट्रिफिकेशन के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वर्ड को उस मिस्ट में घुमाना शुरू कर देता है। पेट्रिफिकेशन आपको याद होगी, ये जिस भी चीज को टच करेगा वो पत्थर बन जाएगी। देखने वाली जनता भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आज ये लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा है? क्या ये अपनी तलवार को पंखा बनाकर इस सारी मिस्ट को यहाँ पर हवा देकर उड़ाने की कोशिश कर रहा है? इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं ये इस फाइट के लिए सीरियस है। उनमें से एक लड़की उनसे कहती है, जरा गौर से देखो, क्या तुमने नोटिस नहीं किया उसके इर्द गिर्द जो ब्लड मिस्ट है वो कम होती जा रही है? वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि अपनी तलवार को पंखा बनाकर हम इसकी मिस्ट को उड़ा सकते हैं। अगर ये लड़का इस तरह का कोई आइडिया इस्तेमाल करके एक असैसिन को हरा सकता है तो ये तो बहुत बड़ा जोक होगा। लेकिन असल में वो ये बात नहीं देख पा रहे होते कि वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उस मिस्ट के साथ अपनी तलवार को टच कर रहा होता है। जहाँ भी वो मिस्ट को टच करता है वो मिस्ट पत्थर बन के नीचे गिरती जाती है। लूमी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी इनेट एबिलिटी को कैसे कैंसिल कर दिया? मेरी इनेट एबिलिटी के सामने तो बड़े बड़े असैसिन भी नहीं टिक पाते। उसी वक्त रैन उसकी मिस्ट का सहारा लेते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन में फेर देता है। जैसे ही वो अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को उसकी गर्दन में फेरता है, उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है।
ये देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी जनता खड़ी होती है वो सारे के सारे हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक हीलर ने एक असैसिन को हरा दिया है। जबकि ज़ाओ बाई इस सारे मैच को यूट्यूब पर लाइव दिखा रही है। हांगटू गिल्ड से लूमी का जो दोस्त होता है वो भी ऊपर चेयर पे बैठा होता है। वो सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रैन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को उसके सर पे करते हुए कहता है, चलो फिर अब देखते हैं। थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी, अब मुझे बोलकर दिखाओ। लूमी उठकर बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके गले से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। लूमी अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपने ब्लड को रोकने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है, तुम सिर्फ एक हीलर हो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। रैन उसे कहता है, मैं तो बस वहाँ से जा रहा था, तुमने मेरा रास्ता रोका, तुमने मेरी इंसल्ट की, इसके अलावा तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना तो बनता है। लूमी उसे कहती है, तो क्या सिर्फ ये सब कुछ इसीलिए था कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। सिर्फ इतनी बात करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है। और इसी के साथ रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपने ओपोनेंट को हरा दिया है और तुम्हारे पास एक नई एबिलिटी आ गई है, अब तुम एक असैसिन की तरह डबल ब्लेड यूज कर सकते हो। रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने से उनकी एबिलिटीज भी ले सकता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। नोटिस बोर्ड के ऊपर भी जहाँ पर उन दोनों की पिक्चर्स होती हैं, उनमें लूमी की पिक्चर के ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, यानी कि लूमी इस मैच को हार चुकी है। लूमी का दोस्त जो कि वहाँ पर बैठकर ये सारा मैच देख रहा होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मैं गिल्ड मास्टर को जाकर इस सारी बात को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी असैसिन एक हीलर से हार गई। ज़ाओ बाई अपनी सारी ऑडियंस को बताती है कि जहाँ पर अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, एक लड़का जो कि एक हीलर है, एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर, उसने एक असैसिन को हरा दिया है और उसकी इनेट एबिलिटी को हराते हुए उसे इतना ज्यादा जख्मी कर दिया है कि वो उसे मारने वाला है। क्या ये वाकई में एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है या फिर एक फॉल्स रैंकर है जिसने अपने रैंक को हमसे छुपाया हुआ है। सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है और उन सारी बड़ी स्क्रीन के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ाओ बाई कर रही है। रैन और लूमी के दरमियान में फाइट एंड हो चुकी है। रैन ने लूमी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई है। अब वो मजीद फाइट नहीं कर सकती, यानी कि रैन इस फाइट को जीत चुका है। उन स्क्रीन के बाहर खड़े जितने भी लोग इस मैच को देख रहे हैं वो सारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक हीलर है जो कि अपने ब्रॉन्ज रैंक में है, ये लड़का एक असैसिन को कैसे हरा सकता है। फिर अरीना के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर की जितनी भी ऑडियंस होती है, यानी जितनी भी जनता वहाँ पर खड़ी होती है, वो सारे नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसको मार डालो। ये फाइट टू डेथ वाला मैच था, इसलिए वो सारी चाहते हैं रैन इस लड़की को मार दे। ज़ाओ बाई कहती है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सारे लोग यही चाहते हैं कि रैन इस लड़की को मार डाले। लूमी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी होती है जबकि रैन अपनी ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को उसके सामने करके वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, जबकि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम उठ भी नहीं पा रही, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं किसी वक्त भी तुम्हें मार सकता हूँ, क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकर माफी नहीं मांगना चाहोगी। लूमी हल्के से उठती है और उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। रैन उसे कहता है, मैं तुम्हें किस लिए माफ कर दूं, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो अब तक तुम्हें मर चुका होता। मैं तो बस उस नॉफिस डंजन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तुमने वहाँ पर बकवास की, तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, तुमने मेरी इंसल्ट की, जबकि तुमने ये कर दिया है। अब सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इन सारे लोगों के सामने अपनी इंसल्ट करना होगी, तुम्हें इन सारे लोगों के सामने कहना है कि मैं एक कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ, ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि आज के बाद किसी भी राह चलते को नहीं छेड़ना। अगर तुम एक असैसिन टाइप हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कमजोर से हंटर को तंग कर सकती हो। सारे लोग जो कि घरों में बैठकर भी अपने मोबाइल्स पर इस सारे मैच को लाइव देख रहे हैं वो सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रैन उसे कहता है, चलो जल्दी से अपना फैसला करो, क्या तुम वही करोगी जो मैंने तुमसे कहा है या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। लूमी उसे कहती है, ठीक है मुझे समझ आ गई, कहती हूँ। लूमी जैसे ही उठकर उससे कहने लगती है उसी वक्त ऊपर का सीन दिखाते हैं। उसके गिल्ड का जो दोस्त ऊपर बैठा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, साइड पर हटो, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथी उसे कहते हैं, बिग ब्रो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब जबकि लूमी उससे हार चुकी है और अगर लूमी लाइव स्ट्रीम में उससे माफी मांगती है तो हमारे गिल्ड का नाम खराब हो जाएगा, बॉस तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जबकि यहीं पर ज़ाओ बाई की बॉस का भी सीन दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठी अपने मोबाइल में सारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है। लूमी रैन से कहती है, ठीक है मैं कहती हूँ मैंने गलती की थी, मैं एक कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ। ज़ाओ बाई की बॉस कहती है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस लड़के ने तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। के साथ एक और लड़की खड़ी होती है और बॉस से कहती है, बॉस आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने व्यूज तो हमें किसी भी वीडियो पर नहीं आए। बॉस उसे कहती है, यहाँ पर सिर्फ व्यूज की बात नहीं हो रही, जरा गौर से देखो इस लड़के की तरफ, वो सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर है, फिर भी उसने एक असैसिन को हरा दिया है, हमें थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। वो लड़की उसे कहती
कहती है, बॉस आपके कहने का क्या मतलब है, ये लड़का रैंकिंग को चेंज करने वाला है। बॉस उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, यही लड़का हमारा टिकट बनेगा गिल्ड को रिवाइव करने के लिए। हम लोग इस लड़के की मदद से अपने गिल्ड को फिर से ऊंचा नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन अरीना के बाहर का दिखाया जाता है। जब लूमी वो सब कुछ कर देती है, रैन उसको जिंदा छोड़ देता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो। कुछ हीलर उसे कहते हैं, तुम हमारे हीलर्स के लिए रोल मॉडल हो। एक लड़का उसे कहता है, प्लीज मुझे अपना वी चैट का नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। जबकि रैन उन सब की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ जाता है और कहता है, फ्यूचर में हांग टू ग्रुप वाले अब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में उनके ग्रुप की बेइज्जती कर दी है। रैन कहता है, अब जबकि मुझे पता है कि हांग टू ग्रुप वाले मेरे पीछे जरूर आएंगे, तो मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी ताकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और साथ ही वो कहता है, चाहे जो भी हो, मैं अपने इस फैसले पर पछताने नहीं वाला कि मैंने उस लड़की के साथ फाइट करके सबके सामने उसकी इंसल्ट की। नेक्स्ट सीन हांग टू गिल्ड का दिखाया जाता है। लूमी जो कि अभी भी जिंदा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसे उठाकर हांग टू ग्रुप के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बॉस के पास एक हंटर होता है, बॉस अपने हंटर से उसे मारने लगता है, लेकिन लूमी का दोस्त उसके सामने खड़ा हो जाता है। बॉस अपने हंटर से उसके ऊपर भी अटैक करता है और कहता है, साइड पर हो जाओ, इस कुतिया ने हमारे हांग टू ग्रुप का नाम बदनाम कर दिया है, मैं तो इसे मार डालूंगा। बॉस उसे भी कहता है, जबकि तुम्हें पता है कि इस लड़की ने हमारे हांग टू गिल्ड का नाम खराब कर दिया है, फिर भी तुम इसे वापस उठाकर क्यों ले आए हो, मैं इसे मार डालूंगा, इसे वहीं पर मर जाना चाहिए था। और साथ ही वो अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो बेचारी पहले से जख्मी होती है, हंटर के अटैक की वजह से उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हांग टू का बॉस बार बार अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करता है और लूमी बेचारी चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने उसे बांध कर रखा होता है। बॉस आगे बढ़ता है और उसका गला पकड़कर कहता है, तुम्हें अपने आप को कुतिया कहने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुतिया की क्या हालत होती है। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, मेरे हांग टू गिल्ड की इज्जत के सामने तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जान भी कुछ नहीं। हांग टू गिल्ड के बॉस के पास एक बहुत ही डेंजरस सा कुत्ता भी होता है, कि वहीं पर बैठकर अपने मुंह से लात टपका रहा होता है, जैसे कि उसे पता है बॉस इस लड़की को मारने के बाद इस लड़की को खाने के लिए उसे ही देने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो पीछे बैठा उनसे कहता है, अब जबकि तुम लोग इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो और ये लड़की पहले से बेहोश हो चुकी है, क्यों ना तुम इस लड़की को मुझे बेच दो। लूमी का दोस्त भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि हांग टू ग्रुप का बॉस भी पीछे की तरफ देखता है तो कुर्सी के ऊपर एक नया कैरेक्टर बैठा होता है। उसका नाम मिस्टर ट्रेडर होता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो जहाँ भी चाहे वहाँ पर आ सकता है और खास तौर पर ये दूसरे ग्रुप्स में जाता है और वहाँ से लोगों को खरीदता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तो फिर तुमने क्या फैसला किया, चलो जल्दी से बताओ, क्या तुम इस लड़की को मुझे बेचोगे। लूमी का दोस्त ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर ट्रेडर के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से भागते हुए आगे जाता है। हांग टू गिल्ड का बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में होता है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनता। लूमी का दोस्त जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, मिस्टर ट्रेडर अपनी उंगली को हल्का सा फ्लिक करता है और उसकी उंगली के अंदर से एक छोटी सी एनर्जी बीम निकलती है, जो कि सीधी सामने की तरफ जाती है। लूमी का दोस्त जो कि भागता हुआ मिस्टर ट्रेडर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, रास्ते में उसका एक बाजू कट जाता है। मिस्टर ट्रेडर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि न सिर्फ उसका एक बाजू कट जाता है, बल्कि पीछे वाली दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लूमी का दोस्त अपने कटे हुए बाजू पर हाथ रखते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मेरा बाजू, मेरा बाजू। वो अपने बाजू से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। हांग टू ग्रुप का लीडर आगे बढ़ता है और मिस्टर ट्रेडर से कहता है, मैं अपने लड़के की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। जबकि बॉस के कुत्ते को भी दिखाते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले बहुत ही गुस्से के साथ लूमी की तरफ देख रहा था। अब वो मिस्टर ट्रेडर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और एक शरीफ सा कुत्ता बन जाता है। बॉस आगे बढ़ता है और मिस्टर ट्रेडर के सामने जाकर अपना सर झुकाते हुए कहता है, मिस्टर ट्रेडर, इस लड़के को नहीं पता कि आप कौन है, इसीलिए इसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इस लड़के की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इस लड़के को छोड़ दें। मिस्टर ट्रेडर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और बॉस से कहता है, चलो फिर जल्दी से बताओ, तुमने क्या डिसाइड किया, इस लड़की को बेचोगे या नहीं। बॉस मिस्टर ट्रेडर से कहता है, हाँ क्यों नहीं, लूमी आज के बाद आपकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। मिस्टर ट्रेडर उठकर सीधा लूमी के पास चला जाता है, तो सीधा जाकर लूमी के चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है, ये तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट है, तुम्हारे पैसे तुम्हें 3 दिन तक मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फ्यूचर में अगर मुझे तुमसे कोई चीज खरीदना हुई तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। साथ ही एक बड़ा सा भवंडर सा उड़ता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके जाने के बाद बॉस कहता है, अचानक जी यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। लूमी का दोस्त चिल्ला चिल्लाकर बॉस से कह रहा होता है, बॉस प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बॉस अपने लोगों से कहता है, चलो जल्दी करो और इस बेवकूफ को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका इलाज करवाओ। बॉस कहता है, मिस्टर ट्रेडर को लूमी क्यों चाहिए, वो यहाँ पर लूमी को लेने के लिए क्यों आया है। और यहीं पर बॉस में मिस्टर ट्रेडर के बारे में बताता है कि इसका असली नाम बैरन है। इसे मिस्टर ट्रेडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे गिल्ड्स के अंदर जाता है और वहाँ से जाकर इसी तरह के हंटर्स को खरीदता है। जब चाहे वहाँ पर जा सकता है और जिससे भी चाहे जिस हंटर को भी खरीद सकता है। सिर्फ एक नहीं, ये जितने चाहे हंटर्स को खरीद सकता है। और एक और बात, आप लोग इसको मना नहीं कर सकते। अगर ये आपसे आकर कहता
कहता है कि इस बंदे को खरीदना चाहता है, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसकी ऑफर को मना करते हैं और इसके साथ ट्रेड नहीं करते तो ये आपके पूरे के पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अकेला इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारे पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बॉस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है जब ट्रेडर यहाँ से अपनी चीज लेकर चला जाता है तो कुछ दिन के बाद वो पैसे भी भिजवा देता है और साथ में अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बेचता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग ट्रेडर से कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो भी हमें चाहिए हम लोग उससे वो मंगवा सकते हैं। हांगटू ग्रुप का बॉस काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वैसे ये ऑफर इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, मेरे पास ट्रेडर के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। लेकिन बुरा तो ये है कि मैंने एक ही दिन में अपने 2 टॉप क्लास के हंटर्स को खो दिया है। और साथ ही बॉस कहता है उस ब्रॉन्ज रैंक के हीलर को मरना होगा। नेक्स्ट सीन मिस्टर ट्रेडर का दिखाया जाता है जो कि शहर के बाहर एक बंद फैक्ट्री के सामने अपीयर होता है। उसने लूमी को अपने कंधे पे उठा रखा होता है। वो लूमी को वहीं पर जमीन पर रखता है और अपने पास एक स्पेशल क्रिस्टल निकालता है और यहीं पर उस क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि उस स्पेशल क्रिस्टल को ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन कहा जाता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी है। लेकिन उसके यूज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि ये किस लिए यूज किया जाता है। मिस्टर ट्रेडर उस क्रिस्टल को लूमी की बॉडी के ऊपर रखता है और लूमी की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी को अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसका क्रिस्टल जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। बैरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लूमी की बॉडी से उसकी सारी की सारी एनर्जी ले लेने की वजह से लूमी वहीं पर मर जाती है। नेक्स्ट सीन रैन के घर का दिखाया जाता है। रैन अपने वॉशरूम में खड़ा अपने बाल काट रहा होता है और कहता है अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। पहले मुझे लोग वीक कहते थे और हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहीं पर आरवी उसके ख्याल में आता है और उसे कहता है हाँ तुम्हें अपनी लाइफ जीना होगी और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। रैन शीशे में अपना चेहरा देखता है बाल काटने के बाद। उसे लगता है कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन लंबे बालों के साथ वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। रैन कहता है आज के बाद कोई भी मुझे वीक नहीं कह पाएगा, लेकिन साथ ही रैन को एक जबरदस्त झटका लगता है। रैन कहता है ये क्या हो रहा है, कहीं ये कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है। लगता है कि आज फाइट के दौरान मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर दिया। रैन वापस जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि थोड़ी देर पहले जो मैंने अपना स्किल एक्टिवेट किया था उसकी वजह से ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मुझे क्या पता था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उसी वक्त रैन को अपने सामने वाली टेबल पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन है जो कि मिस्टर ट्रेडर ने लूमी की बॉडी से निकाला है। रैन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये चीज कहाँ से आई, ये तो पहले यहाँ पर नहीं थी। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर मिस्टर ट्रेडर को दिखाते हैं जो कि छतरी लेकर बाहर खड़ा होता है। अब ये भी यहाँ पर एक मिस्ट्री है कि मिस्टर ट्रेडर ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को रैन को क्यों दे दिया है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।